हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें आज हम फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने उसको देखा होगा अच्छे से और इसे भी देखेंगे। तो आज हम लोग सहकारी समितियों से शुरू करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आपका पहला वन लाइनर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो वो है आपकी 21। ठीक है। फिर है, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। किसी देने का? तो प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। ठीक है। मत देने का जो अधिकार है उसका अनुपात ये है, प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त और ऋण को सम्मिलित करने हेतु हुए के अनुपात में। अगर आप लोग ऐसे इसको याद करेंगे तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस याद रहेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ। तो अगर आपको ये याद होता है तो एग्ज़ाम में आने पर ये सीधे आप कर सकते हैं बिना ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हुए, क्योंकि ये आपको सीधे सीधे याद होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो गलत है, जो सही उत्तर है वही लिखा गया है वन लाइनर में, इसीलिए। अगला है आपका संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपके वो में इसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। निर्वाचन आयोग। ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है इलेक्शन कमीशन। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ठीक है। और राज्य विधान सभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। यही जो है आपके निर्वाचन की सारी चीज़ें करता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। एक मुख्य निर्वाचक होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले इसमें पूर्ण होगा उसके बाद वो इस्तीफा दे देगा या अपने पद से कहें तो हट जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसके बाद आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1989 में जो है राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। और कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 61, उसमें राजीव गांधी जी ने 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी वोट देने की आयु को पहली बार। ठीक है। इसके पहले 1989 से पहले जो आपका 61वां अमेंडमेंट था उससे पूर्व 21 वर्ष के जो लोग थे वही उससे ऊपर के लोग वो वोट देते थे। उसके बाद उन्होंने संशोधन किया और इसको कम किया। अगला है आपका निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया वर्ष 1989 के अंदर। ठीक है। 1989 में। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है वो आपके संचित निधि से लिया जाने वाला भार नहीं है। जो भी निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन है और भत्ते हैं, पेंशन वगैरह, वो सभी आपके संचित निधि से नहीं लिए जाते हैं भारत के। और कोऑपरेटिव फंड देखते हैं। सेकंड है आपका वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो इसमें क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रत्येक 5वें वर्ष में इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5वें वर्ष में किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। इसके बाद आपका राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था, कौन था? AM खुसरो, ये जो थे आपके उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्य के राजस्व को घटाकर शून्य करना है वर्ष कब तक? 2008 से 9 तक इसको करना है शून्य।
केलकर समिति संबंधित है। विजय केलकर समिति वित्त विभाग से जो है संबंधित है। इसके बाद 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो आपके YV रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष थे। 15वें के अरविंद पनगड़िया जी थे आपके, और 16वें अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। चलो, फिर आपके भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो वो 1976 में ऐसा किया गया था। ठीक है, तब से हुआ ऐसा। फिर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है किसकी? संसद की। जो भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है नियंत्रण और महालेखा परिषद, तो इसका आर्टिकल 153 है। ठीक है, वैसे तो, और मतलब उसके द्वारा ही भारत के नियंत्रण जो है महालेखा परीक्षक उनकी नियुक्ति होती है, तो उस पर टिप्पणी जो कर सकता है वो है संसद। फिर है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा, है ना, आर्टिकल 153। फिर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होती है उसके बिहाफ पे ये अपना इस्तीफा दे देता है। और ऐसा ही 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल जो है आपका, वो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी होता है। ठीक है, उसमें एक वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है और वित्त आयोग का आयुक्त होता है ना, वित्त आयोग का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और उसके 2 जो आपके उपाध्यक्ष भी होते हैं, सहायक जो होते हैं वो, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्त, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका भी सेम ही ऐसे होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वो, और जो चुनाव आयुक्त के अन्य 2 सदस्य होते हैं उनको, उनकी जो पद है उसकी रिक्तियाँ उन्हें निकाला जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, अगला क्वेश्चन है आपका, परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर लोक निधि अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की, राष्ट्रपति उसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, संसद कर सकता है। फिर है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे चीज़ों को हम लोग। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है वो है आपका अनुच्छेद 312। फिर है भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन आर्टिकल 315 के अंतर्गत उसे यूनिफॉर्म किया गया था, गठित किया गया था। फिर है एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय आर्थिक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, और किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर, जो केंद्र सरकार के होते हैं उनकी केंद्र की संचित निधि पर और राज्य की संचित निधि पर। कॉन्स्टिट्यूशनल फंड, कंटीजेंट। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा, अगला क्वेश्चन है, श्रेणियां हैं 3 सेवा श्रेणियां हैं आपकी। फिर आपके अनुचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जो 6वीं अनुसूची है आपकी उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं, मतलब मणिपुर, मतलब मणिपुर नहीं, क्योंकि मणिपुर के नाम से कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, एटीएम में मनी नहीं, ऐसे कर सकते हैं याद। फिर आपका जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकार पे विहित है वह है भारत का राष्ट्रपति
एकमात्र बंदा। ठीक है, चलो फिर है भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और इसके बारे में देखते हैं फटाफट से चीज़ों को। क्या है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो यह गुण आवश्यक है। इसे फटाफट से देखेंगे। भारत के महान्यायवादी के विषय में, मतलब उसी के बारे में बोला गया है। फिर है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के जो भी केस आते हैं केंद्र सरकार के, उसके लिए लड़ता है। फिर है आपका ऐसे ही राज्य का भी होता है अपना। ठीक है, फिर है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जब भी कोई विवाद होता है तो उसमें महान्यायवादी केंद्र सरकार की तरफ से भारत का नेतृत्व करता है और राज्य का जो भी होता है उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और ये अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो वो आपका राज्य का नेतृत्व करता है। अब फिर अगला प्रश्न आप देखेंगे, वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है वह है भारत का महान्यायवादी। बोलो स्वाहा। फिर है राज्य का महाधिवक्ता द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आपका राज्य का है। ठीक है, वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है महाधिवक्ता। इसका याद नहीं आ रहा है अभी। और फिर है राजभाषा एवं सेवाएं, इसका हम लोग अभी एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।